मेरे इस YouTube चैनल के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनकी अलग-अलग श्रृंखलाएँ हैं। जैसे एक श्रृंखला तो धर्म गुरु से संबंधित है, जिसमें मैं इस बात को विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार आज ये आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म गुरु बने और हम किस प्रकार धर्म गुरु बन सकते हैं। आप यदि मुझे एक ईमेल भेजें या मुझे फ़ोन पर संपर्क करें, तो मैं आपको इस दिशा में गाइड कर सकता हूँ। एक और मेरी वीडियोस की जो श्रृंखला है, वह ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित होगी और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझे ये आशा है कि ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित मेरे ये वीडियो उन मैनेजर्स के लिए भी लाभदायक होंगे जो उन कंपनियों में काम करते हैं जिनसे मैं संबंधित हूँ। और इसके अलावा इन वीडियोस की एक अलग और अपनी ही एकेडमिक वैल्यू भी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। ये एचआर से रिलेटेड वीडियोस कोई एक सिस्टमैटिक कोर्स नहीं है जिसमें मैं एक बिंदु से शुरू करूं और धीरे धीरे दूसरे बिंदु तक पहुंचूं। ये केवल टिप्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स टिप्स, एचआर टिप्स, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के बिंदु विचार हैं। मैं एक बिंदु लूंगा और उस पर अपने विचार रखूंगा। आप भी मेरे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उदाहरण देकर जो मैंने बातें कही हैं उन्हीं को और स्पष्टता से आप बता सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके विचार, आपके प्रश्न, आपकी दी हुई उदाहरण इत्यादि लोगों के साथ साझा करूंगा। तो अल्टीमेटली पर्पस ये है कि हम सब मिलकर अपना ज्ञान वर्धन करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो आज शुरू करते हैं एचआर टिप्स। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि रिसोर्स, जिसे हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, वह है क्या? संसाधन क्या है? व्हाट इज ए रिसोर्स? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ चीजों अथवा प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इन्हीं को संसाधन कहा जाता है। एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपना घर बनाते हैं। उसके लिए आपको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपको सीमेंट, लोहा, रेत, मिट्टी, इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार आपको मिस्त्री मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने चुटकी बजाई और घर बन गया। तो ये सारे के सारे आपके रिसोर्सेस हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं कि प्लानिंग करने के लिए जो आपके मन में विचार आते हैं उनको आप अपने लैपटॉप पर टाइप करते जाते हैं। तो लैपटॉप आपका एक रिसोर्स हो गया। अब अगर मान लीजिए बाई चांस आप घर में लैपटॉप भूल कर आ गए, तो आप क्या करते हैं, एक पेपर और पेंसिल लेके उसमें नोट करते जाते हैं। तो अब आपका रिसोर्स क्या हो गया? पेपर और पेंसिल। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से हम रिसोर्सेस की
क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अब घर बनाने के लिए हमें जैसे लोहे की, सीमेंट की, मिट्टी की आवश्यकता पड़ी, तो इसे हम कह सकते हैं मटेरियल रिसोर्सेस। हमें मनुष्यों की आवश्यकता पड़ी, इंजीनियर की, मिस्त्री मजदूरों की, तो उसे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। इसी प्रकार से हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी, हम उसे कह सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स। हमें टाइम की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कह सकते हैं टाइम रिसोर्स। हमें अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे हमें रूल चेक करने होंगे कि जो सरकार की विधियां हैं उसमें क्या विधान है कि आप किस प्रकार का घर बना सकते हैं, कितनी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी इत्यादि। तो वो हो गया इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसी प्रकार से मशीनों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो हो गया मैकेनिकल रिसोर्स। तो इस प्रकार हम रिसोर्सेस का, संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए उनके बारे में सोचना, उनके बारे में योजनाएं बनाना सुविधाजनक हो जाएगा। अब अगली बात एक जो महत्वपूर्ण होती है वो ये है कि क्या हमारे रिसोर्सेस पर्याप्त हैं या उनमें कोई कमी है, या क्या हमें जितने रिसोर्सेज चाहिए, जितने संसाधन चाहिए, उससे हम कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आर आवर रिसोर्सेज एडिक्वेट, इनएडिक्वेट और एक्सेसिव। अपर्याप्त संसाधनों को हम रिसोर्स क्रंच भी कह देते हैं। और रिसोर्स क्रंच से क्या होता है कि प्रोजेक्ट बीच में ही रुक सकता है, या उसकी गति धीमी हो सकती है, या उसके परिपूर्ण होने में देरी लग सकती है, या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी आ सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहीं से मान लीजिए कर्ज ले रखा है बैंक से या कहीं से, और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट धीमा हो गया इसलिए हमें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ गया। जैसे मैं जिस एक कंपनी के लिए काम करता हूं, उन्होंने इटली से एक बहुत महंगी मशीन का ऑर्डर दिया। अब उस बीच में कोविड पैंडेमिक शुरू हो गया, इसलिए उस मशीन के यहाँ पहुंचने में देर लगी। जब वो यहाँ पहुंच भी गई तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए देरी हुई। नतीजा क्या हुआ कि कंपनी का बहुत सा फाइनेंशियल रिसोर्स और टाइम रिसोर्स वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से कई बार वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाता है। तो इस पर्याप्त, अपर्याप्त और आवश्यकता से अधिक संसाधन की समस्या को हल करने के लिए या उससे बचने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का लोन लेने का निर्णय किया है। अब सवाल ये पैदा होगा कि क्या ये लोन एकदम से ले लिया जाए या इसकी स्टैगरिंग या शेड्यूलिंग करी जाए, या फिर इस प्रकार से प्लानिंग की जाए कि एक विशेष स्टेज पर आकर आपका प्रोजेक्ट रिटर्न्स देनी शुरू कर दे, जिससे कि आप लोन वापस करना शुरू कर दें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड है उसे कम किया जा सकता है क्या, ये एक प्रश्न रिसोर्स प्लानिंग में आ जाएगा। अब जब हम एक बार रिसोर्सेज जुटा लेते हैं
तो उसके बाद ये प्रश्न पैदा होता है कि इनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे की जाए, ताकि ना तो ऐसा हो कि किसी स्टेज पे या किसी विशेष सेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट में रिसोर्स क्रंच आ जाए, और ना ही ऐसा हो कि कहीं पे वेस्टफुल एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बने। तो इसमें ये देखना आवश्यक हो जाता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं उसमें कहाँ कहाँ कब कब किस किस रिसोर्स की और कितनी आवश्यकता पड़ेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट में एक समस्या ये बनती है कि कई बार ओवरहेड्स आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि एक प्रकार से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोजेक्ट की अल्टीमेट जो सक्सेस है उसको किस हद तक उसमें सहायता दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा। कुछ हद तक तो ओवरहेड्स जरूरी भी हैं, लेकिन जहां जहां ओवरहेड्स को कम किया जा सकता है वहां कम करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जैसे अब अलग अलग जो फील्ड्स हैं या अलग अलग सेक्टर्स जो हैं प्रोजेक्ट के, उसमें कितने फोकस की आवश्यकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा ने नैनो कार इंट्रोड्यूस की। अब नैनो जो है वो बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट था, बहुत छोटी कार। उस छोटी कार के एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेज क्या थे कि प्राइस कम है, फ्यूल कंजम्पशन कम है, छोटी छोटी जगहों में भी चली जाती है, पार्किंग स्पेस कम चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसी समय इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एक तो क्या है कि हल्की फुल्की भी अगर कहीं चोट लगती है, दो गाड़ियां हल्की फुल्की अगर भिड़ जाती हैं, तो उसमें जो नैनो कार है वो तो बिल्कुल पिचक जाएगी। दूसरा क्या है कि मानसिक तौर पे नैनो कार का ओनर होना और किसी दूसरी बड़ी कार का ओनर होना, इनमें एक अंतर है। तो इसलिए अब टाटा के लिए प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही नैनो कार के लिए एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना, एक मार्केट बिल्ड करना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। तो अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो बहुत महत्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिसोर्स प्लानिंग है और उसके बाद जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। आज का वीडियो मैं इस छोटी सी बात पे समाप्त करता हूं कि यदि हमें इस प्रकार की जो बातें हैं उनको गहनता से समझना है, तो सबसे पहले हमें जो एक स्ट्रेट जैकेट एकेडमिक अप्रोच है उसमें से बाहर निकलकर बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे आना पड़ेगा। केवल एक चैप्टर बना के, उसमें पावर पॉइंट बना के, एक बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाने से एक कदम आगे बढ़ के इस प्रकार की थोड़ी सी अलग टाइप की, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहा जाता है, उस प्रकार के विचारों में जब हम जाएंगे तो शायद हमारी विषयों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी।